हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मैं हरप्रीत पटेल बात करूंगा आपसे इस वीडियो में बाल विकास के नए मॉक टेस्ट के संबंध में। अगर आप सीटेट का पेपर देने जा रहे हैं या किसी राज्य का टेट का पेपर देने जा रहे हैं तो सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो ये होगा। और जितने भी प्रश्न इस वीडियो में आप सही करते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। लास्ट में आपको पता चल जाएगा कि इस वीडियो में कितने प्रश्न हैं। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे कि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन समय से मिलते रहे। पिछले वीडियो अगर आपने थ्योरेटिकल नहीं देखे हैं, मॉक टेस्ट के नहीं देखे हैं, ऑब्जेक्टिव नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको बाल विकास के जो वीडियोज़ हैं उनका लिंक मिल जाएगा, ठीक है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। कमेंट करना मत भूलिएगा कि आपको कैसा लगा। देखिए, पहला प्रश्न हमारा, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत जो है दिया किसने दिया? पियाजे ने, स्किनर ने, रूसो ने, पावलोव ने। तो बताइए इसका क्या जवाब होगा। मैं रोज़ बताता हूँ शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत के बारे में जब भी जो है मॉक टेस्ट आता है बाल विकास का। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन आपका डी सही है। शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत जो है पावलोव ने दिया था, जिसे CR थ्योरी भी कहा जाता है। अपने सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए इन्होंने किस पर प्रयोग किया था? कुत्ते पर प्रयोग किया था, ठीक है। पियाजे महोदय स्विट्जरलैंड के निवासी थे। स्किनर जो थे इन्होंने क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत दिया। अपने सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए इन्होंने चूहे और कबूतर पर प्रयोग किया था। 1938 में चूहे पर, 1943 में कबूतर पर प्रयोग किया था। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, NCF 2005 के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, यानी कौन सा कथन गलत है? परीक्षा में लचीलापन होना चाहिए, ज्ञान को वाह्य जीवन से जोड़ना चाहिए, विश्वविद्यालयों को राजनीति से मुक्त रखना चाहिए, राष्ट्र के प्रजातांत्रिक मूल्यों का सम्मान करना चाहिए। तो NCF 2005 के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो बताइए फटाफट इसका जवाब क्या होगा। देखिए, इसका जो ऑप्शन सही है वो ऑप्शन सी सही है। विश्वविद्यालयों को राजनीति से मुक्त रखना, ये क्वेश्चन मतलब ये ऑप्शन जो है ये आपका प्रश्न के अनुसार सही है। बाकी परीक्षा में लचीलापन, ज्ञान को वाह्य जीवन से जोड़ना और राष्ट्र के प्रजातांत्रिक मूल्यों का सम्मान करना, ये NCF 2005 बताता है। तो आपका ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम कैसा चर है? यानी शिक्षा जो शिक्षण है, शिक्षण के अंतर्गत पाठ्यक्रम जो है वो कैसा चर होता है? आश्रित चर होता है, स्वतंत्र चर होता है, मध्यस्थ चर होता है या व्यक्तिगत चर होता है? तो जो पाठ्यक्रम होता है वो कैसा चर है? क्या जवाब होगा इसका? इसका ऑप्शन सही है आपका मध्यस्थ चर। देखिए, 3 चर होते हैं, शिक्षक, छात्र और पाठ्यक्रम। शिक्षक जो आपका होता है वो होता है स्वतंत्र चर और जो आपका स्टूडेंट होता है वो आपका होता है आश्रित चर। अगला प्रश्न है, 16 वर्षीय बच्चा बुद्धि लब्धि परीक्षण में 75 अंक प्राप्त करता है, उसकी मानसिक आयु क्या होगी? 15 वर्ष, 12 वर्ष, 8 वर्ष या 14 वर्ष? आपको बताना है क्या जवाब होगा इसका। तो थोड़ा सा दिमाग लगाइए, आपको समझ में आ जाएगा कि इसका क्या जवाब होगा अगर आपको IQ का फार्मूला पता होगा, ठीक है। तो क्या जवाब होगा फटाफट निकालिए। देखिए, बाल विकास को अगर अच्छी तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो चैनल से जुड़े रहिए, ठीक है। एग्ज़ाम में आप अच्छा करके आएंगे, चाहे वो सीटेट का पेपर हो या टेट का पेपर हो। देखिए, IQ बराबर क्या होता है? IQ बराबर क्या होता है आपको पता है? देखिए, IQ कितनी है, यानी बुद्धि लब्धि परीक्षण में 75 अंक, यानी IQ है 75, मानसिक आयु अपान वास्तविक आयु इंटू 100। तो हमें निकालना क्या है? मानसिक आयु निकालनी है। काट देते हैं, 25 तियाँ 75 और 25 चक्कू 100, 4 चक्कू 16। मानसिक आयु कितनी आ जाएगी? 12। बी ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न है, किसने मानसिक आयु का संप्रत्यय दिया? स्टर्न, बिने, लेविन या गिलफोर्ड ने? मानसिक आयु का संप्रत्यय किसने दिया था? ये दिया था बिने ने। मानसिक आयु जो है ये बताती है, मानसिक आयु का संप्रत्यय बताता है कि कौन सा बालक सामान्य बुद्धि का है, कौन सा बालक प्रतिभाशाली बुद्धि का है, ठीक है। तो मानसिक आयु का संप्रत्यय जो है बिने ने दिया था। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, बुद्धि पर वंशानुक्रम का प्रभाव पड़ता है, यह किसने कहा है? गैसल ने, टर्मन ने, गाल्टन ने या माथुर ने? बुद्धि पर वंशानुक्रम का प्रभाव पड़ता है, ये किसने कहा है? ये कहा है टर्मन महोदय ने।
बी ऑप्शन सही है आपका। अगला है, वह विचारात्मक प्रक्रिया जिसमें नूतन वास्तविक तथा उपयोगी अवधारणाओं का प्रस्तुतिकरण निहित हो कही जाती है रचनात्मकता, अभिनव, बुद्धिमत्ता, नव विचार। वह विचारात्मक प्रक्रिया जिसमें नूतन वास्तविक तथा उपयोगी अवधारणाओं का प्रस्तुतिकरण निहित होता है कहा जाता है या कही जाती है रचनात्मकता। पहला ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न है, सृजनशीलता का तत्व नहीं है मौलिकता, अनुशासन, धारा प्रवाहिता या लचीलापन। तो बताना है कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। सृजनशीलता का तत्व नहीं है, तो आपका ऑप्शन जो है बी, अनुशासन जो है वो सृजनशीलता का तत्व नहीं है। सृजनशीलता के तत्व कौन कौन से होते हैं मैं आपको बताता हूँ। मौलिकता, धारा प्रवाहिता, लचीलापन, स्वतंत्रता और उत्सुकता, ये आपके सृजनशीलता के तत्व हैं, अनुशासन नहीं है। तो आपका ऑप्शन बी सही होगा। अगला है, टीएटी जो है किसके द्वारा दिया गया है। रोसा, आलपोर्ट, मैस्लो या मुरे। टीएटी जो है व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी विधि है। टीएटी, सीएटी, आईबीटी और एससीटी ये व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी विधियाँ हैं। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। टीएटी का पूरा नाम है थेमेटिक एपरसेप्शन टेस्ट, सीएटी का पूरा नाम है चिल्ड्रन एपरसेप्शन टेस्ट, आईबीटी का इंक ब्लॉट टेस्ट और एससीटी का सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट होता है। ठीक है, तो टीएटी किसने दिया है। टीएटी दिया है मुरे ने, मॉर्गन एवं मुरे ने 1935 में टीएटी दिया था। ठीक है, सीएटी जो है चिल्ड्रन एपरसेप्शन टेस्ट है, ये किसने दिया था आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, आईबीटी जो था इंक ब्लास्ट टेस्ट, स्याही धब्बा परीक्षण, वो हरमन रोसा ने दिया था। और जो एससीटी था वाक्य पूर्ति परीक्षण, सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट, वो पाइन एवं टेंडलर ने दिया था। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। अगला है, फ्रायड के अनुसार हमारे मूल्यों का आंतरिकरण या आंतरिकीकरण किसमें होता है। इड, ईगो, सुपर ईगो या टैलेंट। इदम, अहम या पराहम में होता है या योग्यता में होता है। तो फ्रायड के अनुसार हमारे मूल्यों का आंतरिकरण किस में होता है, ये होता है आपका सुपर ईगो में। ठीक है, सी ऑप्शन आपका सही है। देखिए, मनोलैंगिक सिद्धांत जो था वो भी किसने दिया था, फ्रायड महोदय ने ही दिया था। अगला प्रश्न है, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया। फ्रायड, युंग, नन, रास। अंतर्मुखी और बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया था, ये किया था युंग ने। अगला प्रश्न है, अभ्यास या अनुभव द्वारा व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन कहलाता है चिंतन, सृजन, प्रत्यक्षीकरण, अधिगम। देखिए, आप सोचते होंगे हैंड रिटन है, हाथ से लिखा गया है, तो प्रश्न अच्छे नहीं होंगे। मैं आपको बता दूं, पूरी किताब जो है मैं छानता हूं, पूरी किताब को जो है मैं सर्च करता हूं, उसके बाद जो है एक एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए लिखता हूं। तो ये मत सोचिएगा कि हाथ से लिखा गया है तो इम्पॉर्टेंट नहीं है। हाथ से लिखा गया है तो काफ़ी ज़्यादा मेहनत की गई है, तो आपके लिए एक एक प्रश्न बहुत ही बहुमूल्य है। तो क्या जवाब होगा इसका, इसका ऑप्शन आपका ऑप्शन डी सही है। अभ्यास अनुभव द्वारा व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन जो है वो अधिगम है, लर्निंग है। नवीन ज्ञान तथा नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करना ही सीखना है, वुडवर्थ ने कहा है। आदत ज्ञान आवृत्तियों का अर्जन सीखना है, क्रो एंड क्रो ने कहा है। ठीक है, तो इन पॉइंट्स को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला है, शिक्षक का बर्ताव किस प्रकार का होना चाहिए। प्रशासनात्मक, शिक्षाप्रद, आदर्शवादी, निर्देशात्मक। तो शिक्षक का बर्ताव कैसा होना चाहिए, एक आइडियल वाला होना चाहिए, आदर्शवादी होना चाहिए। ये नहीं जो है कि आप शिक्षक बन जाते हैं और विद्यालय में जो है एकदम गंदे कपड़े पहन के जाते हैं, ठीक है, ऐसे ही उठते हैं और बिना नहाए धोए चले जाते हैं, तो आपके बच्चे आपसे क्या सीखेंगे। तो शिक्षक को जो है आदर्शवादी होना चाहिए, एक मॉडल होना चाहिए। जैसा आप करेंगे वैसा ही बच्चे करेंगे। जैसे आप विद्यालय जाते हैं, अच्छे से तैयार होकर जाते हैं, तो आपके बच्चे सोचेंगे कि सर भी अच्छे से तैयार होकर आते हैं तो मैं भी आऊँ। अगर आप विद्यालय जाते हैं, गुटखा खाते हैं, तम्बाकू खाते हैं, सिगरेट पीते हैं, तो बच्चे भी वही सीखेंगे। तो शिक्षक का बर्ताव आदर्शवादी होना चाहिए। अगला है, शिक्षक का क्षेत्र अधिगम का क्षेत्र नहीं है। संज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक या आध्यात्मिक। अधिगम का क्षेत्र नहीं है।
तो कौन सा नहीं है? तो ये होगा आपका आध्यात्मिक। अधिगम का क्षेत्र नहीं है आध्यात्मिक, बाकी संज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक है। ठीक है। अगला है संगणन सिद्धांत निम्न में से किससे जुड़ा हुआ है? अधिगम, स्मृति, अभिप्रेरणा, चिंतन। संगणन सिद्धांत निम्न में से किससे जुड़ा हुआ है? तो ये जुड़ा हुआ है स्मृति से। ठीक है, बी ऑप्शन आपका सही है। देखिए, सीखने के 8 नियम बताए थे, 3 नियम बताए थे प्राथमिक और 5 नियम बताए थे गौड़ कृष्ण थांडाइक महोदय ने। इस चीज़ को आप लोग एकदम ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार से आज के जो हमारे 15 प्रश्न थे यहीं पर समाप्त होते हैं। और कमेंट करके आप बताइएगा कि आपने 15 में से कितने प्रश्न सही किए हैं। अगर आप 15 में से 10 प्लस सही कर रहे हैं तो आपकी तैयारी अच्छी है, आप एग्ज़ाम में अच्छा करके आएंगे, चाहे वो सीटेट का एग्ज़ाम हो या टेट का एग्ज़ाम हो। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड, धन्यवाद।